नमस्कार दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था में अगला वीडियो। आज हम देखेंगे भूगोल या शक्ति के आधार पर सरकार के प्रकार। भूगोल या शक्ति के आधार पर सरकार के प्रकार हम लोग देखेंगे। तो हम देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। भूगोल या शक्ति के आधार पर जो सरकारें होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। एक है संघात्मक सरकार। कौन सी? संघात्मक सरकार, फेडरल सिस्टम बोलते हैं उसको, फेडरल गवर्नमेंट। दूसरा है एकात्मक सरकार। कौन सा? एकात्मक सरकार, यूनिफॉरी जो गवर्नमेंट होती है, यूनिफॉरी गवर्नमेंट। तो भूगोल या शक्ति के आधार पर सरकार दो प्रकार की होती है, संघात्मक सरकार तथा एकात्मक सरकार। अब हमको इसके लक्षणों को समझना है। तो पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि संघात्मक में अगर हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखें तो वो होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और अगर हम एकात्मक की बात देखें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे सामने है वो है ब्रिटेन। ठीक है, संघात्मक का सबसे बड़ा उदाहरण है यूएसए, और जबकि एकात्मक सरकार का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास है ब्रिटेन का। ठीक है, तो हम देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि जो यूएसए है वहां पर क्या है। वहां पर राज्यों ने मिल करके एक संघ बनाया। राज्यों ने मिलकर के एक संघ बनाया। तो जब राज्यों ने मिलकर के एक संघ बनाया तो वहां राज्यों को बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया। यानी कि राज्यों को वहां बहुत अधिकार है। संघ तो है ही, संघ तो सारी है ही है, लेकिन यहां राज्य के पास भी बहुत ज्यादा शक्तियां हैं। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं एक एक करके। ये देखिए, ये जो गोला हमने बनाया है इसमें हमने दिखाया है कि ये क्या है? केंद्र सरकार है। ये क्या है? केंद्र सरकार है। और ये सब क्या है? प्रांत हैं, राज्य यानी इकाइयां हैं। ये सब इकाइयां हैं, यही प्रांत है सब। तो इन प्रांतों को भी बहुत सारा अधिकार दिया गया है। इसको ऐसे तीर से हम बाहर दिखा देते हैं। ये क्या है? इनको भी बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है। अधिकार भी बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है इनको। और संघ तो मजबूत है ही है, यानी मजबूत संघ है और राज्य भी मजबूत है। यानी कि इसमें क्या है? शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन किया गया है। यानी संघात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि राज्य मिल करके केंद्र मतलब संघ बनाते हैं, और संघ के साथ साथ यहाँ राज्यों को भी बहुत अधिकार दिया गया है। तो देखिए, इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। जैसे यूएसए है, नाइजीरिया है, दक्षिण अफ्रीका है, जापान है, जर्मनी है। ये सारे देश जो है इस संघात्मक व्यवस्था वाले देश हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हमने कहा कि इसमें केंद्र के साथ साथ राज्यों को भी बहुत ज्यादा अधिकार दिया गया है। यानी कि शक्तियों का विभाजन होता है। संघात्मक में शक्तियों का क्या होता है? विभाजन होता है। और जब दोनों के पास शक्तियां होंगी तो इस व्यवस्था में एकता, अखंडता प्रभावित हो सकती है। एकता, अखंडता प्रभावित हो सकती है। आपस में लड़ेंगे, राज्य कहेगा नहीं मेरा, ये मेरा अधिकार, ये तेरा अधिकार, ये होगा। तो इसमें एकता, अखंडता प्रभावित हो सकती है। तो आइए देखते हैं, हमने कहा कि इसमें शक्तियों का विभाजन होता है, प्रांतों को भी अधिकार है और संघ को तो मजबूत है ही। तो जब दोनों को अधिकार दिया जाएगा तो क्या होगा? लिखा पढ़ी होगा, कि स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि आप संघ को ये अधिकार है, प्रांत को ये अधिकार दिए गए हैं। उसमें सब पूरा लिखित होगा। यानी कि यहां जो संघात्मक सिस्टम जहां पर होता है वहां पर संविधान कैसा होगा? लिखित संविधान होगा। शक्तियों का विभाजन और लिखित संविधान पाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि यहां पर वाद विवाद होंगे ही। प्रांत संघ के बीच में हो जाएगा, प्रांत प्रांत में हो सकता है, ये विवाद हो सकता है। तो इसके लिए एक निष्पक्ष, स्वतंत्र और सर्वोच्च न्यायपालिका चाहिए कि
प्रांत यानी राज्य और संघ के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो उस विवाद को क्या कर सके, निपटा सके। ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा यहां पर दोहरी व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, समस्त व्यवस्थाएं कैसी होंगी, दोहरी व्यवस्थाएं होंगी। जैसे आप देखेंगे दोहरी व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका का आशय यहां पर है विधायिका से, एक कानून बनाने वाली संस्था। तो यहां पर संघ के पास भी एक व्यवस्थापिका होगी और प्रांत के पास भी एक व्यवस्थापिका होगी। जैसे अगर हम कहें कि यूएसए की एक व्यवस्थापिका है तो कैलिफोर्निया की भी एक व्यवस्थापिका होगी, एरिजोना की भी एक व्यवस्थापिका होगी, उटाह प्रांत की भी एक व्यवस्थापिका होगी, न्यूयॉर्क राज्य की भी एक व्यवस्थापिका होगी। ठीक है ना। यानी प्रांतों के पास भी व्यवस्थापिका पाई जाएगी। दोहरी व्यवस्था, दोहरी व्यवस्थापिका। अगला है दोहरी कार्यपालिका, कार्यपालिका यानी मंत्री परिषद। तो केंद्र में भी तो मंत्री परिषद है ही है, केंद्र के पास भी मंत्री परिषद और एक मंत्री परिषद राज्य में भी रहेगा। दोहरा है यानी यहां भी कार्यपालिका होगी, यहां पर प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका होगी और संघ में भी राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यपालिका पाई जाएगी। अगला देखिए दोहरी नागरिकता यहां पर है, यानी कि प्रांत की भी नागरिकता यहां पर होती है और संघ की भी जो नागरिकता है वो भी होती है, यानी दोहरी नागरिकता है। अगर हम कहें कि यूएसए में कैलिफोर्निया राज्य का कोई निवासी है तो कैलिफोर्निया की भी नागरिकता उसके पास रहेगी और यूएसए की भी नागरिकता उसके पास रहेगी, यानी कि दोहरी नागरिकता वहां पर पाई जाती है। ठीक है। अगला है न्यायपालिका, दोहरी न्यायपालिका है यहां पर, यानी कि प्रांत के पास भी सुप्रीम कोर्ट होगा और केंद्र के पास भी एक सुप्रीम कोर्ट होगा। यानी कि हम अगर कहें कि न्यूयॉर्क को एक प्रांत, न्यूयॉर्क एक प्रांत है यूएसए में, तो न्यूयॉर्क का भी एक सुप्रीम कोर्ट होगा और यूएसए का भी सुप्रीम कोर्ट होगा। क्लियर, यानी दोहरी न्यायपालिका। अगला है दोहरी निर्वाचन व्यवस्था, यानी प्रांत का जो चुनाव होता है प्रांतों के पास भी एक निर्वाचन आयोग होगा और पूरे देश का संघ का भी एक निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा। ठीक है। यानी दोहरा निर्वाचन जो प्रणाली यहां पर लागू की जाती है। अगला है दोहरी लेखा परीक्षा, लेखा परीक्षा क्या होती है, जितना भी व्यय होता है, जितना भी अनुदान सरकारों के द्वारा संस्थाओं को दिया जाता है उसको जो लिखा पढ़ी होती है यानी उसका लेखा होता है, अकाउंटिंग होती है और उस अकाउंट की परीक्षा करना, जांच करना ही क्या कहलाता है, लेखा परीक्षा कहलाता है। तो लेखा परीक्षा प्रांत अपना करवाता है और संघ भी अपना करवाता है, यानी संघ का भी एक लेखा परीक्षा विभाग होगा और प्रांत का भी एक लेखा परीक्षा विभाग होगा, यानी कि सारी व्यवस्थाएं क्या होगी, दोहरी व्यवस्थाएं। तो ये आपका पूरा क्या हो गया, संघात्मक व्यवस्था हो गई। यानी कि इसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन होगा, लिखित संविधान होगा, निष्पक्ष स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, दोहरी व्यवस्थाएं होंगी। दोहरी व्यवस्था में क्या क्या, दोहरी व्यवस्थापिका, दोहरी कार्यपालिका, दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका, दोहरी निर्वाचन व्यवस्था, दोहरा लेखा परीक्षण, ये सारे जो है लक्षण किसके हो गए, संघात्मक सरकार के। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए एकात्मक सरकार, यूनिफॉर्म गवर्नमेंट जो होती है उसमें देखिए इसके उदाहरण देखिए, जैसे ब्रिटेन हमने पहले बोला, चीन है, श्रीलंका है, ये सब क्या है, एकात्मक लक्षण वाले सरकार है। तो एकात्मक में क्या होता है, यहां पर जो ये केंद्र है, ये केंद्र बहुत शक्तिशाली होता है, यानी कि सारी शक्तियां किसमें रहेंगी, केंद्र के पास रहेंगी। यहां प्रांतों को कोई अधिकार नहीं होगा। यहां प्रांत लाइक है, जैसे भारत में आप समझ लीजिए कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं बस उसी तरीके से संघ शासित सब होते हैं, वहां अपना प्रशासक बैठा दिया जाता है और सब कुछ चलाता है कौन, केंद्र। यानी केंद्र यहां पर बहुत मजबूत होता है, प्रांतों को यहां अधिकार बिल्कुल ना के बराबर होता है, सब कुछ यहां सर्वे सर्वा कौन है, केंद्र है। यानी हमने लिखा है केंद्र में शक्तियों का क्या होता है, संकेंद्रण होता है, सारी शक्तियां केंद्र में आ जाती हैं, प्रांतों को यहां कोई अधिकार नहीं होती हैं। और जब सारी शक्तियां केंद्र में रहेंगी तो लिखित संविधान की कोई जरूरत नहीं होगी।
जब केंद्र ही सब कुछ है तो वहां विवाद होने की कोई बात है ही नहीं। यानी कि यहाँ पर सब कुछ केंद्र होगा, यहाँ लिखित संविधान आवश्यक नहीं होता है। कहां पर? जहां एकात्मक सरकारें होती हैं। अगला देखिए, निष्पक्ष स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक नहीं। यहां देखिए, जो मैं न्यायालय यहाँ पे कहा कि आवश्यक नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमने जो यहाँ संघात्मक बताया था कि विवाद को सुलझाने के लिए स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पड़ेगी देश की, उस तरह का न्यायालय यहाँ पर जरूरी नहीं है। जब प्रांत और केंद्र के बीच में कोई विवाद ही नहीं होगा तो न्यायालय की आवश्यकता नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इकहरी व्यवस्था। यहाँ पर बहुत सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब क्या होंगी? इकहरी व्यवस्था हैं। एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है इकहरी नागरिकता। यहाँ पर क्या होगा कि पूरे देश में कहीं पर भी रहिए, किसी भी प्रांत में आप रहिए, आपको एकल नागरिकता मिलेगी, यानी आप देश के नागरिक केवल होंगे। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में किसी प्रांत के आप नागरिक हों, लेकिन आप ब्रिटेन के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, यानी एकल नागरिकता है, वहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट है इकहरी व्यवस्थापिका। हमने कहा कि जब सब कुछ केंद्र है तो केंद्र में ही केवल विधायिका होगी, राज्यों के पास विधायिका नहीं होगी। नेक्स्ट इकहरी कार्यपालिका, यानी मंत्री परिषद जो होगी वो केवल केंद्र में होगी, राज्यों के पास कोई मंत्री परिषद नहीं होगी। जो प्रशासनिक ढांचा होगा, यानी कि प्रशासनिक जो कार्यपालिका होती है वो केंद्र की ही होगी, वो दोनों जगह का शासन संभालेगी। यहाँ पर दोहरी कार्यपालिका का प्रावधान नहीं है। फिर क्या है? इकहरी निर्वाचन व्यवस्था। देश का सिर्फ एक ही निर्वाचन आयोग बनाया जाएगा, वो समस्त देश, पूरे देश का वो क्या करेगा? चुनाव कराएगा। ठीक है। नेक्स्ट इकहरी लेखा परीक्षा। जब केंद्र ही सब कुछ है, वही पैसा खर्च कर रहा है, वही सब कुछ देख रहा है, तो लेखा परीक्षा विभाग भी केवल केंद्र के पास होगा, प्रांतों से इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट इकहरी न्यायपालिका, यानी कि यहाँ पर जो न्यायपालिका है वो एक केवल केंद्र के पास होगी। जो भी मुद्दे बवाल होंगे या किसी प्रकार का जो विवाद होंगे, उन विवादों को निपटाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज मत कर जाइएगा, हमने लिखा है लिखित निष्पक्ष स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय आवश्यक है, तो हम इस संदर्भ में लिखे हैं कि विवाद को सुलझाने, प्रांत और केंद्र के बीच में जो विवाद होगा उसको सुलझाने के लिए उस तरह का न्यायालय यहाँ नहीं चाहिए। हालांकि न्यायपालिका रहेगी, लेकिन इकहरी न्यायपालिका रहेगी केंद्र के पास। ठीक है ना? तो ये आपका हो गया एकात्मक लक्षण, यानी एकात्मक सरकार। कौन कौन? उदाहरण हमने कहा ब्रिटेन, चीन, श्रीलंका। इसमें केंद्र में शक्तियों का क्या होगा? संकेंद्रण होगा, लिखित संविधान की आवश्यकता नहीं होगी, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता नहीं है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं इकहरी होती हैं, जैसे इकहरी नागरिकता, इकहरी व्यवस्थापिका, इकहरी कार्यपालिका, इकहरी लेखा परीक्षा, इकहरी न्यायपालिका। ठीक है ना? ये सारे जो है लक्षण हो गए किसके? एकात्मक सरकार के। ठीक है, तो ये संघात्मक हो गया, ये एकात्मक हो गया। सब कुछ नोट करते रहिए कॉपी में, एक नोट्स बनाइए, हम सिस्टमेटिक वे में चलेंगे, एकदम एंड में। समय लगे लगने दीजिए, समय की टेंशन मत लीजिए, हम लगातार आपके साथ जुड़े रहेंगे, आप टेंशन उसकी बिल्कुल मत लीजिए। हम लोग धोखा देने वाले लोग नहीं। ठीक है ना? तो आप टेंशन मत लीजिए, हम पूरा सिस्टमेटिक वे में चलेंगे। ठीक है, तो नोट्स पूरा बनाते रहिए, पूरा नोट्स कंप्लीट करिए, बस देखते जाइए होता क्या है। आगे देखिए, हम दोनों को समझ गए हैं, संघात्मक और एकात्मक। तो भारत है तो कलाकार है। देखिए, अच्छा करने के लिए ये क्या करेंगे? मध्यम मार्ग निकालते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है? भारत में देखिए, संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षण मिलाया गया। भारत में क्या है? संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षणों को मिलाया गया है। और ये वास्तव में अंबेडकर साहब का कथन भी है। ये अंबेडकर साहब क्या है? ये कथन भी है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षणों को मिलाया गया है। अब देखिए, एक केसी वेयर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि भारत एक अर्ध संघीय है, यानी भारत में अर्ध संघीय व्यवस्था है, आधा संघ है। ठीक है ना? एक केसी वेयर का कथन है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो संघात्मक तो आप जान ही रहे, सारा कुछ संघात्मक का रहेगा भारत में, सारा कुछ संघात्मक भारत में रहेगा। लेकिन जो एकात्मक लक्षण कुछ प्रमुख है उनको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए,
संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षण क्या क्या है। हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है, और इकहरी नागरिकता एकात्मक लक्षण है। यानी कि आप चाहे उत्तर प्रदेश में रहते हो, चाहे आप अंडमान निकोबार में रहते हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर में रहते हो, चाहे वो आप मणिपुर में रहते हो, आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। यानी हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, अगला देखिए, इकहरी न्यायपालिका। हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है। पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर ढांचा हम देखें तो यहाँ पर नीचे चलिए, यहाँ पर है लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट, कितने 24 हाई कोर्ट, और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट के नियंत्रण में सारा कुछ नीचे चलता है। ठीक है, ये पूरा जो है त्रिशंकु आकार हमने बना दिया। यानी कि सर्वोच्च कौन है, सुप्रीम कोर्ट, और उसके नीचे ये सब है। यानी हमारे यहाँ इकहरी न्यायपालिका पाई जाती है, राज्यों के पास न्यायपालिका नहीं होती। इकहरी लेखा परीक्षा, सीएजी अनुच्छेद 148, ठीक है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत सरकार। ये हमारे यहाँ उसी के अंडर में, चाहे राज्य का ऑडिट हो चाहे केंद्र का ऑडिट हो, पूरा ऑडिट का काम एक ही करता है, भारत सरकार का जो लेखा माने भारत का जो लेखा परीक्षा विभाग होता है। तो हमारे यहाँ इकहरी लेखा परीक्षा है, और ये इकहरी लेखा परीक्षा लक्षण किसका है, एकात्मक का है। एक ही संविधान, एक ही संविधान, संघात्मक में अलग अलग संविधान हो सकते हैं, प्रांतों का अलग भी उनका नियम है, कानून है, अलग कुछ ना कुछ लिख के रखे हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, एक ही संविधान है, प्रांतों का भी संविधान उसी में है, और संघ का भी तो उसी में ऑलरेडी है ही है। तो एक ही संविधान है, ये भी एकात्मक लक्षण है। एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था हमारे देश में पाई जाती है। यानी भारत का जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है वो समस्त चुनाव कराएगा, चाहे वो राज्य की विधायिकाओं का हो, चाहे वो केंद्र के जो संसदीय चुनाव होता है, सारा चुनाव, चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, समस्त चुनावों को कराने की जिम्मेदारी किसकी है, भारत के निर्वाचन आयोग की। हाँ, यहां थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा। पंचायत का चुनाव जो होता है, जो पंचायती चुनाव होता है, ये चूंकि राज्य सूची का विषय है, इसीलिए इसको कराने की जिम्मेदारी उस राज्य की ही होती है। तो वो पंचायती चुनाव के लिए एक अपना उनका चुनाव आयोग बना होता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि हमारे देश में कैसी व्यवस्था है, तो एकीकृत निर्वाचन व्यवस्था हमारे देश में पाई जाती है। ये हो गया। अब देखिए आपातकाल। आपातकाल भी जो व्यवस्था है वो कैसा लक्षण है, एकात्मक लक्षण ही है। तो इस तरह के जो लक्षण हमने देखा कि एकात्मक लक्षण जो भारत में मिलाए गए हैं, लेकिन भारत में कैसी व्यवस्था, संघात्मक है, संघात्मक के साथ साथ एकात्मक लक्षणों को भी मिलाया गया। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट हुआ, ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने बता दिया कि कैसे कैसे व्यवस्था है। इसका मुखिया यूएसए, इसका मुखिया ब्रिटेन, और इसका मुखिया भारत, दोनों को मिला दिया आपस में। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब देखिए यहां पर मैंने एक प्रश्न लिखा है, ये मेंस की दृष्टि से, क्योंकि क्लास प्री का मेंस की है तो लिखने के लिए प्रश्न आएगा। प्रश्न है, वैश्वीकरण ने भारत में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण ने भारत में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। तो पहले तो आप स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले इतना नोट बने, थोड़ा सा हम मिटाएंगे, तो वहां पर आपको एक मेंस का क्वेश्चन समझा करके फिर वीडियो खत्म करेंगे। ठीक है, तो एक स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। देखिए, वैश्वीकरण ने भारत में केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है, ये प्रश्न है। इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे आप देखिए। तो पहली चीज इसमें हम देखिए कि वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण का मतलब है पूरा विश्व एक गांव, पूरा विश्व एक गांव का कॉन्सेप्ट है। यानी कोई भी देश हो, सब एक दूसरे से जुड़ जाए। कोई भी चीज का उत्पादन अगर भारत में हो रहा हो तो वो जाकर के अमेरिका में बेच सकता हो, अमेरिका में कोई चीज अगर उत्पादित हो रहा हो तो आसानी से जाकर के वो चाइना में बेच सकते हैं। मतलब ये पूरे विश्व एक गांव का कॉन्सेप्ट वैश्वीकरण है। ठीक है,
अब देखिए इस वैश्वीकरण में क्या हो रहा है। एक हो रहा है आर्थिक एकीकरण, आर्थिक एकीकरण, यानी कि पूरी दुनिया के जो है आर्थिक हित अगर देखा जाए तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और उसको और मजबूत करने की बात हो रही है। जैसे कैसे देखिए, आप देखेंगे WTO है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप देखेंगे विश्व व्यापार संगठन जो है इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार की संधियां वैश्विक स्तर पर होती रहती हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। अब आप देखिए WTO हो या क्षेत्रीय संगठन हो, क्षेत्रीय संगठन आर्थिक क्षेत्र में ही, जैसे आप देखेंगे साफ्टा है, साफ्टा है, ठीक है, आफ्टा है, ठीक है ना, साफ्टा है, आफ्टा है। साफ्टा मतलब साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया, ठीक है। तो इस तरह के जो संगठन हैं वो सब भी सक्रिय हो रहे हैं। इसके अलावा और क्या चीज है, FDI की बात अगर करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी निवेश कार्यक्रम होता है, विदेशों का जो पैसा किसी दूसरे में अपने देश में हो या किसी दूसरे में कोई देश लगा रहा है, ये सब सारी बातें जो हैं ये सब हो रही हैं वर्तमान में। और इन सब कारणों के कारण आप देखिए चाहे WTO हो, चाहे क्षेत्रीय संगठन हो, चाहे FDI का मामला हो, इन सब में केंद्र जाकर के बातचीत करती है। प्रांतों को यहां पर बात करने का अधिकार नहीं है। तो यहां पर क्या है, इन सब कारणों के कारण केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। क्यों? क्योंकि इन मामलों में निर्णय लेने का काम किसका है, केंद्र का है। तो केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। क्यों? क्योंकि विश्व में आर्थिक एकीकरण का दौर चल रहा है। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। एक बात तो ये लिखना है आपको। दूसरा क्या है, संचार क्रांति, संचार क्रांति। ये संचार क्रांति क्यों आई? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण की ही देन है संचार क्रांति। आज देखिए बच्चे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड है, वो दुनिया बैठे अपने घर बैठे बैठे गांव में बैठ करके USA में क्या हो रहा है उसको मालूम चल रहा है। मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, गुजरात में क्या हो रहा है, मणिपुर में क्या हो रहा है, जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है, अंडमान निकोबार में क्या हो रहा है, उसको सब पता है। किस राज्य का मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है, कहां का मुख्यमंत्री कैसे काम करते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं, ये सारी जानकारियां उनको है। और आपका मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब जानता है बच्चा। कहने का मतलब हमारा ये है कि ये संचार क्रांति जो वैश्वीकरण की देन है, इस संचार क्रांति के कारण लोगों में जागरूकता आ गई है। और लोगों में जागरूकता आ गई है जिससे क्या है, प्रांतीय सरकारों पर, राज्य सरकारों पर दबाव है। किस चीज का दबाव? कि हम भी अपने राज्य में कल्याणकारी योजनाओं को अच्छे से लागू करें, आधारभूत संरचना, सड़क, बिजली, पानी का उचित व्यवस्था करें। नहीं तो जनता क्या है, वो जागरूक है, वो सब कुछ जानती है, वो आने वाले चुनाव में आपसे बदला भी ले सकती है। तो इसलिए प्रांतीय सरकारों पर, राज्य सरकारों पर बहुत दबाव रहता है विकास करने का। अब प्रांत सरकार क्या करेगी, जाएगी केंद्र के पास कि हमको पैकेज दे दो, हम अपने यहाँ विकास कर लें, सब कुछ कर लें। तो जब आप पैसा मांगोगे जाकर के केंद्र से, तो केंद्र सरकार यहाँ पर क्या होगी, मजबूत होगी, पैसा देगी तो बहुत सारी शर्तें भी कहेगी, आप ऐसा करिए, वैसा करिए, ऐसा करिए। नहीं, मैंने केंद्र मजबूत दिख रहा है, यहाँ पर प्रांत जाकर के पैसा मांग रहा है उनके पास। तो यहाँ केंद्र क्या हुआ, मजबूत हुआ। किसके कारण? वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण के कारण संचार क्रांति आई, संचार क्रांति के कारण जन जागरूकता बढ़ी, और जन जागरूकता के कारण प्रांतीय सरकारों पर दबाव बढ़ा। किसका? कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का और आधारभूत संरचनाओं का विकास करने की। तो इसलिए प्रांतीय सरकार केंद्र पर डिपेंड ज्यादा होने लगी। एक चीज और है,
अगर हम वैश्विक समस्याओं की बात करें, वैश्विक समस्याओं की बात करें, वैश्विक समस्याएं, तो वैश्विक समस्याएं बहुत सारी हैं, जैसे पर्यावरण, आतंकवाद, मानवाधिकार, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, ये सब क्या है? वैश्विक समस्या। ये केवल हमारी समस्या नहीं है, पूरी दुनिया की समस्या है। पर्यावरण की समस्या हो, खाद्य सुरक्षा हो, आतंकवाद हो, मानवाधिकार हो, साइबर सुरक्षा हो, ऊर्जा सुरक्षा हो, ये सारी समस्याएं पूरे विश्व की समस्या है। तो इन सब मामलों में भी जो वैश्विक संधि समझौते होंगे अनुच्छेद 253 के तहत केंद्र सरकार करेगी, ना कि प्रांत सरकार करेगी। यहां पर संधि समझौता यानी कि यहां पर भी केंद्रीय पहचान ज्यादा मजबूत हुई है। यानी हम कुल मिलाकर के क्या कहेंगे, इन सब कारणों से केंद्रीयकरण बढ़ा है। लेकिन अब कंक्लूजन लिखना है, उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि हाँ, वर्तमान वैश्वीकरण के कारण केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है, लेकिन केंद्रीयकरण के साथ साथ गठबंधन सरकार की दौर में विकेंद्रीकरण भी हो रहा है और लगातार जो है प्रांतों को भी स्वायत्ताएं दी जा रही है। ठीक है ना। तो ये पूरा आपका संघात्मक व्यवस्था का और एकात्मक व्यवस्था का आपने और भारत का भी आपने देखा, और साथ साथ आपने एक मेंस का क्वेश्चन भी किया। इसको लिखने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में आप लिख करके हमको बताइए, और धैर्य बनाए रखिए। धैर्य से ही सब कुछ मिलेगा। ये जो परीक्षा है ना, यूपीएससी की और यूपीपीएससी हो, चाहे कोई भी प्रदेश की परीक्षा हो, आप ये समझ लीजिए ये सब परीक्षाएं धैर्य की परीक्षा होती है। धैर्य अगर नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता। पेशेंस रखिए, सब आपको मिलेगा, और एकदम बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं अपने में, और बहुत जल्द पूरी टीम आपके साथ खड़ी मिलेगी। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद।